किसानों का ये दायित्व बनता है कि हम स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर दबाव बनाएं कि उस बिल में किसानों का अहित नहीं हो। ये पहला मुद्दा। सरकार बीज का एक बिल, मॉडल बिल बनाया है और उस बीज के मॉडल बिल के तहत मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस बीज के अंदर टोटल प्राइवेट प्लेयर जो आए हुए हैं वो अपना मार्केट फर्जी नकली जो बीज है वो बेचने के लिए पहले वाली गवर्नमेंट ने तैयारी कर दी थी, लेकिन इस सरकार ने एक मॉडल बिल के तहत एक ऐसा बिल डाल दिया है जो बिल किसानों का बहुत बड़ा अहित करेगा। इस लड़ाई को भी हमें लड़ना है, किसानों के बीज की लड़ाई के बिल को भी हमें लड़ना पड़ेगा। एक सबसे बड़ी जो घटना घटित हुई है वो संसद में हुई है, वो ये हुई है कि अभी अभी सरकार ने पिछले सेशन में ऊर्जा संरक्षण के नाम से एक बिल पारित किया और ऊर्जा संरक्षण का मायना यह है कि इस धरती पर 17% कार्बन तो किसान पैदा कर रहे हैं और 83% कार्बन जो है वो इंडस्ट्री वाले पैदा कर रहे हैं। जब इंडस्ट्री वाले 83% है तो उनके फेवर में इस बिल में यह कहा गया कि जो 83% बिल कार्बन क्रेडिट के नाम से जो पैदा कर रहे हैं उनको क्रेडिट मिलेगा, यानी उनको पैसे मिलेंगे। आप चिमनी से धुआं निकालो, सोलर की 4 प्लेटें लगा दो और कार्बन क्रेडिट के नाम से है, तो ये हमारी लड़ाई कार्बन क्रेडिट के नाम से चल रही है। यूएनईपी के वैज्ञानिकों के साथ में भी हमने मिलकर के बात की है, उनके डेटा मेरे पास में है। हो सका तो हम कोशिश करेंगे कि युद्धवन जी और टिकेश साहब को वो डेटा दें। भारत का किसान 2 लाख करोड़ का कार्बन क्रेडिट पे, आप जो फसल बोते हो ना उससे कार्बन की बहुत बड़ी बचत होती है, सरकार देती नहीं। शेड धुआं निकाल रहा है चिमनी से इंडस्ट्री का, तो उसका बहुत बड़ा मायना है। तो वो हम कार्बन क्रेडिट के नाम से हमारी एक लड़ाई बाकी है। मैं इस एमएसपी की मुख्य लड़ाई के सिवाय कह रहा हूं कि किसान का जकड़ा हुआ है, तो कार्बन क्रेडिट की लड़ाई हमारी बाकी है कि जब आपने एक बिल ऐसा पास कर दिया, कृषि वाले लोगों को तो आप क्रेडिट देंगे, किसान ने फसल बोई, पेड़ बोया, उसको कोई एक गहलाई नहीं देंगे, तो हमें कार्बन क्रेडिट के नाम से हमें कुछ दिया जाए। एक मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा एमएसपी पर एक बिल बनाया गया है जिसको संसद में प्राइवेट बिल के नाम से रखा जाएगा। यह लड़ाई हमारी संसद से है। जो एमपी आए, कोई एमएलए आए, कोई भी आए, तो इनके सामने ये लड़ाई हम लड़ेंगे कि बीज का बिल बताओ, बिजली का बिल बताओ, ऊर्जा संरक्षण का बिल बताओ, कार्बन क्रेडिट हमें भी दो, एमएसपी का ये प्राइवेट बिल ले जाओ और ये करो। बहुत बड़ी आपके सामने रखना चाह रहा हूं, भारत सरकार ने अभी 2015 के बाद में जो अभी 18 से तेज गति में फोर्टिफिकेशन के नाम से आपके गेहूं और चावल रिजेक्ट कर दिए। सरकार कह रही है कि जो किसान चावल पैदा कर रहा है वो खाने योग्य नहीं है। पहले उन्होंने कहा नमक पैदा कर रहा है वो बेकार है, इसलिए उसमें आयोडीन डाली, टाटा का नमक लाए। फिर कहा दूध किसान बेकार पैदा कर रहा है, इसलिए विटामिन ए और डी के नाम से उसमें कुछ मसाला मिला के बेचा। उसके बाद में तेल के अंदर ये कहा कि इसके अंदर कमी है। अब झगड़ा यहां पड़ता है कि हमारे चावल खराब हो गए, विटामिन B12, फोलिक एसिड और आयरन 3 चीजें ये मिलाएंगे। कौन मिलाएगा? अडानी की फैक्ट्री है, पास में गोदाम है, उसके पास में लगा हुआ है, चावल को पीसेंगे, पीस करके ये चीजों को डालेंगे, डाल के उस चावल को रीशेप करेंगे और फोर्टिफाइड के नाम से +F नाम से करके आपके मिड डे मील में जो आपको 5 किलो वाला मिल रहा था वो, में ये बच्चों को जो खाना मिल रहा वो, और रेलवे की कैंटीन में ओम बिरला जी जो है, भारत भर के लोग मुझे सुन रहे हैं क्यों, मेरी मीटिंग भी चल रही है ऑनलाइन पूरे, तो जो 3 चीजें मिलाएंगे गेहूं में, चावल में प्रोटीन मिलाएंगे। तो हमारी लड़ाई क्या है? हम ये कह रहे हैं कि बायो फोर्टिफाइड एक बीज आता है,
जिसका मोदी जी ने आज फसलों की घोषणा की, उस बीज को बाबा रामदेव को दे दिया, अडानी जी को कह दिया आप फोर्टिफिकेशन करो। ये गोरख धंधे खतरनाक तरीके से चलते हैं, इसलिए कोड़ा हमें इस बात से हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। संसद की एक एक बात पे नजर रखना, कोई भी नीति आयोग की पॉलिसी के ऊपर नजर रखे बिना हमारी लड़ाई साथियों अधूरी है। हम डेली 4 घंटे की इस बात को करके और हम स्टडी करके इन डेटाओं को लाते हैं आपके सामने कि फोर्टिफिकेशन के गोरख धंधे को बंद किया जाए, बायो फोर्टिफाइड के बीज किसानों को रामदेव बाबा की जगह दिए जाए। हम उन बीजों को बोएंगे, क्योंकि बाजरी के अंदर इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि आयरन नहीं है, बाजरी में लोहा नहीं है, किसान वाले में ये रिजेक्ट हो गया। आपका जैसे नमक हुआ ना उससे, ये मैं कोई थोड़ी बातें नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल डेटाबेस एक एक लाइन पढ़ के आपके सामने ये बातें कर रहा हूं कि हमारी लड़ाई कितनी गहरी है और हमारे घाव कितने गहरे। इन बातों को जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम कहीं भी किसी लड़ाई को नहीं जीत सकते। ये 5 बातें हमारी संसद और इनसे नीति आयोग से लड़ने के बाद में। बीमा के मामले में मेरता के किसान बहुत सक्रिय हैं, लेकिन मैं एक बात आपको कहता हूं, बहुत गहरी बात कह रहा हूं आपको। मैं गहरी बात ये कह रहा हूं कि बीमा की लड़ाई खेत में क्रॉप कटिंग की लड़ाई नहीं है। बीमा की लड़ाई एक आदमी वहां बैठता है जो डेटा संभालता है। पूरी दुनिया में और भारत के अंदर डेटा के संभालने वाले लोग कुछ उत्पन्न हो गए और उन लोगों ने पासवर्ड ले लिया। आपके खेत में पैदा हुआ उस पासवर्ड से उसको तुरंत कम कर दिया जाएगा। मैं पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर रिटायर्ड हूं, इसलिए सारी हेराफेरियों की कहानी मुझे ध्यान है कि किस लेवल पे कहां होती है। तो किसानों इतनी सी लड़ाई नहीं है, बीमा पॉलिसी इतनी नहीं है कि आप खेत में गए 5 मीटर बाय 5 मीटर का कर दिया, 10 कर दिया, उसने लेकर के डेटा भेज दिया तो डेटा चला गया। नहीं, डेटा किसी एक राजस्थान सरकार के एक आदमी के हाथ में कंप्यूटर है और वो चाहे बटन दबा के पासवर्ड है चेंज कर सकता है। तो वहां नजर कैसे डालें, ये लड़ाई हमारे साथ में है। केसीसी की लड़ाई किसी नहीं है। केसीसी में 3 लाख रुपए का गड़बड़ डाला है, बैंक के साथी होंगे यहाँ। उसके अंदर ये है कि आपकी केसीसी बने, उसका तो परसेंटेज 7, उसमें से मान लो 3-4 एक केसीसी 17-18% का उसका बी पार्ट से 17-18% में बैंक में जाओ, मेरा पार्ट एक कितना क्या है 17-18% के ब्याज वाले मेरी कितनी रकम है सारा किसान लेके आए हैं, तब बात एक भारत सरकार ने स्वामी ने योजना लागू कर दी है 2 साल से। आप लोगों को हरियाणा के गांव में जाके आया हूं, यूपी हरियाणा के गांव में मुझे जाना पड़ा, तो वहां पे स्वामी जी ने योजना के नाम से आपके गांव के ऊपर एक ड्रोन घूमेगा, आपका पटवारी ग्राम सेवक उस आबादी भूमि में कूड़ा न लगा देगा, उसके अंदर आपकी फोटो खंड जाएगी मकान की, उस मकान को लेकर के और आप जाके बैंक से लो, आपकी जमीन गिरवी, आपका मकान गिरवी। इसमें भी कई बातें हैं, हमें पूछनी पड़ेगी। मैं हरियाणा के 25-30 शब्दों को जब जमीन ले आया उसमें बड़ा गड़बड़ डाला है। नरेगा के अंदर आप जाते हो तो सेक्शन 6 पता करोगे आपका अधिकार है मेरे पास 100 दिन का रोजगार का। सेक्शन 6 की रसीद याद रखिए बातों को। सेक्शन 6 की रसीद आप जेब में नहीं है तो आप बोलेंगे नहीं अपने आप में घूम रहे हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब मैं युवा जो बैठे हैं साथ में उनको बता दूं कि दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है और इस तरह का भूचाल आया हुआ है उसके बिना जाने हम इन लड़ाइयों को नहीं जीत सकते। वे धीरे के नाम से जो डेटा है पहले जिसके तहत आपके पास में कंप्यूटर पे डेटा थे, उसके बाद ये सोशल मीडिया आया, मेरी नेशनल लेवल पे मीटिंग चल रही है, सुन रहे हैं मेरे फोन पे मेरे से जुड़े हुए हैं, वो भी मुझे सुन रहे हैं, आप भी मुझे सुन रहे हैं। तो वो एक व्यवस्था है। अब वेब फ्री आ गया, आपकी 4 पीढ़ी हिस्ट्री भी आपको बता देंगे। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप किसी आदमी को पसंद करते हैं उस तरीके के सामने आ जाएंगे। इंटरनेट और थिंग में आप घर में घुसेंगे तो आपके सारे जो भी अंदर सामान है वो सब जोड़ के वेब से जोड़ देंगे तो अपने आप लाइट लग जाएगी घर में, अपने आप बाथरूम में लाइट हो जाएगी, अपने आप चीज हो जाएगी। ये पूरा ढांचा आ रहा है।
रोबोटिक आ रहा है। ये बातें बच्चों को ध्यान रखनी पड़ेगी, आप जो पढ़ा रहे हैं ध्यान रखनी पड़ेगी। इन बातों के बिना लड़ाई बहुत लड़ाई गहरी हो चुकी है, लड़ाई छोटी नहीं है। अब इस बात की लड़ाई नहीं, हम इसमें करेंगे। इस कंप्यूटर के युग ने बहुत बदल दिया। इंडस्ट्री 4 जो आया है, यानी पूरी इंडस्ट्री रोबोटिक सिस्टम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और आपकी जो कंप्लीट एक आदमी बैठा बैठा रिमोट में मालिक में बैठा बैठा पूरी इंडस्ट्री को चलाएगा। काम नहीं देगा, हमारा कोई रोजगार काम नहीं देगा। जब इंडस्ट्री 4 जो आया तो वो कुछ लोग करेंगे। ये छोटे छोटे इंडस्ट्री खोले लोग बैठे हमारे से नाराज है किसानों से, इनको मैं चैलेंज करता हूं। इतना भारी बदलाव आया कि इस भारत में 10-5 आदमी ही राज करेंगे। बाकी ये छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे लोग, जब आप संसद को सुनो, जब इनके डेटा देखो, जब इन बातों को आप जानो, तो यूं लगता है कि मैं तो कई बार हैंग हो जाता है। बहुत भारी, बहुत खास बदलाव जो 10 साल बदलने वाली चीजें थी, जो 10 दिन में बदल रही है। आज ये चीजों से बचाना बहुत भारी काम हो रहा है। ये सारी बहुत मुश्किल हो जाएगी। और बाकी अब मैं आप लोगों की बात है कि केशव बातें अफीम की खेती की मांग ना करें। नागौरी रेल की नस्ल हमारी खत्म हो गई है, जो सांडिया है ना, ये गगरू टाइप, इसका हमारे सीमन पता करके इनको वापस लाएं, प्राकृतिक खेती करें। और मंडी के अंदर हमारा कब्जा करने के लिए मंडी का एक कानून है, और मैं आपको 8 आदमी मंडी के 2 सरकार के साथ चुने जाएंगे। अब क्योंकि मेरे ऊपर हावी हो रहा है, अब ये सभी बातें मैंने आपको कह दी, और आपको लगेगा 3 घंटा तक चलेगी साइकिल करूंगा, लोगों को सुनाऊंगा कि क्या हुआ है। आप सभी के सुनने के लिए धन्यवाद। कभी मौका मिले तो मेरे रविवार को आज के दिन 11:22 पे मीटिंग शुरू होती है, होते हैं 2 घंटे के लिए मेरे से, और हम सब बातें करते हैं। और ये ज्ञान मुझे लोगों से मिला, गूगल से मिला, कंप्यूटर से मिला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी मिनटों का हमारे आने वाले हैं, इसीलिए मैं भक्तों से निवेदन करूंगा कि आपका नाम तो मैंने बड़ी साथ सीखा था, लेकिन बहुत जरूरी है, इसलिए आप कोई भी बात को दोबारा करते हैं और किसान को कई बात करता है और किसी भाई एक बात बोलनी है उसको रिपीट नहीं करे। तो मैं और स्वागत का प्रोग्राम हमारा सस्ता हो गया। स्वागत के लिए 3 मेहमान होगा, इसलिए स्वागत का आना है और स्वागत के लिए अभी करेंगे रीतिकरण याद और जो जायज से कराने चाहे उनसे निवेदन करूंगा कि इसके बाद की बात करें और आज को शॉर्ट शब्द रखें ताकि जनता को आपकी बात उनके दिलों में ना छूट रहे। ये सिलसिला का यूं चलता रहेगा, सियासत अपने चालों से कब तक। नमस्कार, ठीक है, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। आज मेरे साथ के प्रांगण में हिंदुस्तान की संयुक्त किसान यूनियन के नेता और राजेश भाई, मैं तो यहाँ की सुनाई दे रही है, आप लोगों की आवाज सुनाई नहीं देगी। आज एक तरफा मीटिंग है, इधर की सुनो।
के बात है और किसान खरीदने के बात है क्या राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हो? मन में निकले कि आप अपने किसानों के लिए कदम उठाना है। आप अगर राजनीति में हो के बात की पटेल क्या है, इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर और ऐसे की बात नहीं, कोई कम नहीं है, हकीकत है, हकीकत। और शिविर आएगा, विजय है और भी की बैठा हो और आपका किसान पिछड़ा क्यों लगा गया इन बात को विचार करना मोटा मोटा मोह जोड़ा है लाइफ सुने कहता मैं दुनिया दुनिया पीछे करो आपकी बात को लोग आपकी बात को मीडिया का मतलब ये ही है हमके अगर सुनो आप और जरा अब आप भी चले हाइब्रिड चले
आपने बड़ा नहीं रिश्ता जुई हाइब्रिड आयो उत्पादन में भी आबाद में बहुत उत्पादन लेकिन आपने जानने का जरूरी है आप लोग बिठाई जाओ और टिकट सारा है राकेश टिकट आपको पिता लो मेहनत टिकट और मेहनत टिकट निकल दो किसान मरदा किसान एक बार दिल्ली में बहुत बड़ो और हिंदुस्तान की सरकार आपकी बात मानी बड़ा आपा छोटी छोटी बातों में बड़ा छोटी छोटी बातों में अपने चाहे राजनीति में चाहे उद्योग में चाहे खेती में आप नौकरी करे लेकिन पहले जब आप आकाश और हुई जरा बात हुई हर बार जमीन है वो काशगार है अब आकाशगार की बात करें लोग जो लोग तो रात है वो कहीं तक है अब बात और बड़े मीटिंग हुए बोले जात तक वो के व्यापारी भैया है तो भैया की मीटिंग है एक नया बंटोड़ा मामला है लेकिन वो खेती करे ઘણું રે ઉણી થઈ કોની વાહ જા અજબ
Saya berani nggak bro? Saya memang jujur saya. Kan benar jujur. Memang mereka jujur banget begitu memang jangan apa karena umumnya kalau sudah बात में आना क्या बात करनी है कि हाँ करना सदा आपका माइक अब सरवाला बैठा राजेश जी माइक बंद करो अपना। राजेश जी का माइक खुला हुआ है, बंद करो। वो मामला है और टिके का वाला है आज तो गंगापुर में रहते हैं खाना की नीली बिकन रहे हैं हो गया पास है भाई बात एक नंबर है माइक बंद है। बात है काश कराना की बात है अपन मनने मान पर मरनु आज आप बैठना आज 50 साल के लिए आजादी मिली आप नडेरा की आजादी किया जिंदा जगड़ा नहीं पड़ता है राजा वाला आदेश आता तेरे में हजारों कोनिया मरने मारता मरने आज आप तो तुम को लोगों आपका देखा है ना ठिकाने वाला है मजदूरी है और मजदूरी में अपन साथ लगाए निद्रा की है कोई भी निकले तो खेती को शियाला तो आप लोगों को मार है मन तो सच में मान का पर बैठा है ए आज के साथ मार है आपका तो घर सो रहा है कैसे मजबूरी है तेरा रात दिन 4 मिनट तक दुख हुआ आज बते देता सोचना पड़ेगी परिवर्तन करना पड़ेगी खेती की पद्धति बदलनी पड़ेगी जरा मामा भाई मारो नाम साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सीनियर राजेश नागौर ये बात आपको और भी बताते हैं लेकिन हमारी भी मजबूरियां हैं रीत गणेश जी ने सरकार की बात की तो किसानों ने 13 महीने संघर्ष करके उनको झुकाया लेकिन धोखा राजस्थान की सरकार की समस्या नहीं कर रही है हमारा जो आरक्षण था आज तक जो कंपनियां भी ये कार्यकाल निकली अभी 10,000 से उसी के नुकसान हुआ आगे और 20,000 होने वाला है उसी से हमारा राजस्थान की और किसान के पुत्र पूरे राजस्थान की सरकार को जगा रहे हैं इसी बात के बारे में बताने के लिए हमारे बीच जसाराम चापार जसाराम चौधरी और से निवेदन करूंगा कि इस विषय पे आगे बात रखें मैं मंच पे निवेदन करूंगा कि हमारे भाषण संगठन की जो टीम है आप लेके के उस समय बहुत में आया भाषण संगठन के जो फोटो लगे वो ऊपर आ जाए राम सोसोरिया गुरु सरस्वती समाज अशोक गोलिया वर्तमान संसद सत्संग अध्यक्ष और मेहमानों के जिसमें मेरे मेरे नाम आला और उसमें आप आ जाए आपका स्वागत है अभी आपके सामने जसराम चौधरी साहब सेवानिवृत्त वरिष्ठ महाराज अधिकारी हैं जिन्होंने राजस्थान सरकार के अंदर विभिन्न पदों पर कार्य किया सेवानिवृत्त होने के पश्चात राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जिसके अंदर राजस्थान सरकार के जितने कर्मचारी अधिकारी हैं उनके सेवा संबंधी कोई भी विशेषज्ञता हो जाती है या ट्रांसफर हो जाती है उसकी अपील होती है उसमें इन्होंने एक न्यायिक सदस्य की तरह काम किया सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि जो 2018 के अंदर आरक्षण ओबीसी आरक्षण का छेड़छाड़ की का बारीकी से अध्ययन करते हुए सरकार से समय समय पर मिल करके उसकी विसंगतियों को दूर करवाया। इस क्षेत्र में जो काम हमारा 90 के अंत के दशक में आरक्षण को प्राप्त करने के लिए किया था, उसको लागू नहीं करके विशेषज्ञों से उसको खत्म करने का काम सरकारों ने किया है। उसके विरुद्ध न्याय प्राप्त करने का मेहनत आज जजराम चौधरी साहब किया है। मैं जजराम से निवेदन करूंगा कि वो इस आरक्षण के बारे में प्रकाश डालें। राम राम साहब, सत्यवादी वीर गिरजा जी धरती भक्त शिरोमणि रामबाई, कर्माबाई, रानाबाई, फुलाबाई की भक्ति से सरोवर नागौर की इस धरती पर आज हम सब भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राकेश जी टिकैत साहब को सुनने के लिए आए हैं। राकेश जी टिकैत वो शख्सियत है जिन्होंने गणतंत्र भारत के 50 साल के इतिहास में 30 साली शासक जिनको अब तक कहा गया है, उनके द्वारा बनाए गए कानूनों की अपने संगठन शक्ति, अपने नेतृत्व क्षमता और अपने सभी को साथ लेकर चलने की उनकी जो भावना है, उसके आधार पर चलते हुए 13 महीने तक किसान आंदोलन को सफलतापूर्वक अनुशासनबद्ध होकर के संचालित किया और उस सर्वशक्तिमान शासक को मजबूर होकर के बड़े अरमानों से बनाए गए 3 काले कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए खुद को ही राष्ट्र के समक्ष आकर के गलती स्वीकार कर वापस लेना पड़ा। ऐसे शख्सियत श्री राकेश जी टिकैत हैं। अभी ऋतुरंजन साहब, ऋतुरंजन जी जितनी ओजस्वी वाणी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि ऋतुरंजन जी को हमारी तरह पढ़ने का अवसर मिला होता तो आज राजस्थान को और नागौर को एक बहुत ही कुशल नेतृत्व मिलता। हमें याद करना चाहिए इसी मेड़का की धरती के सपूत स्वर्गीय श्री बलदेव राम मिर्जा, जिनको हम किसान केसरी भी कहते हैं, लेकिन उन्होंने शासकीय बारीकियों को समझा, क्योंकि वो पुलिस अधिकारी रहे जोधपुर स्टेट में, और ये उनको अच्छे से समाधान हो गया कि जब तक शासन प्रशासन के अंदर नहीं घुसेंगे तब तक इस बहुमत वाली प्रजा यानी किसान और मजदूर का विकास नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। इसलिए उन्होंने शिक्षा से अलग करी। शिक्षा के लिए शिक्षण केंद्र बहुत कम थे, गांव के बच्चों को रहने की सुविधाएं दी। चौधरी लाराराम जी रतपुड़िया, चौधरी मूलचंद सिंह बाड़वा आदि लोगों को जो समाज सेवा में
अपने राजकीय कर्तव्यों के साथ साथ समाज सेवा का काम भी करते और बाद में उन्होंने राजकीय सेवा की लाली ले दी और समाज सेवा के लिए ही पूर्ण से समर्पित हो गए। उनको कह के जगह जगह पर किसान बोर्डिंग हाउस से स्थापना करवाई। उसी का परिणाम है आज चाहे सामने विराज रहे हैं जिनमें सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं या इस मंच पर बैठे हैं, उनमें से अधिकांश 90% इन किसान बोर्डिंग हाउस से रह करके शिक्षा ग्रहण करने वाली ही है। आजादी के पश्चात हमें जो संविधान मिला, उस संविधान ने बाबा साहेब अम्बेडकर की दूरदृष्टि, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नए भारत के सपने को साकार करने के लिए जो संविधान हमारे देश को बना के दिया और जिसको अंगीकार किया, उसमें एक लोकतांत्रिक कल्याणकारी इंदिरा की परिकल्पना की गई और उसी के मुताबिक शासन प्रशासन की व्यवस्था करने के प्रावधान किए गए। उसी में कमजोर वर्ग को, समाज के जो दलित, प्रताड़ित, वंचित, जिन्हें अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता, मेहनत किसान और मजदूर करके और उसका अधिकांश फायदा दूसरे लोग सत्ता में वो ले जाते हैं, तो जिसको जितनी मेहनत करता है उसको अपना पूरा फल मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की गई। उसी के मुताबिक समाज के जो कमजोर तबके बड़े उनको राजनीतिक पदों पर भी और प्रशासनिक पदों पर भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। जिनको हम एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के नाम से कहते हैं, उनको प्रारंभ से ही आरक्षण के जो वर्ग का कुल जनसंख्या का प्रतिनिधित्व है उसके समानुपात में दिया गया। जैसे अपन राजस्थान की बात करें हैं तो राजस्थान उस वक्त की जनसंख्या क्या थी, उसमें 16% हिस्सा शेड्यूल कास्ट का था और 12% शेड्यूल ट्राइब का। उसी के मुताबिक वो राजकीय नौकरियों में 16-12% आरक्षण प्रदान कर दिया गया। तत्पश्चात जब 1977-78 में देश की सत्ता बदली, उस वक्त एक मंडल कमीशन का गठन किया गया था। चौधरी चरण सिंह उसके मुख्य किरदार थे जिन्होंने इस मंडल कमीशन की स्थापना की। उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट तो 1980 में ही पेश हो गई थी, लेकिन उसको लागू होने में 10 साल का समय लगा। 10 साल बाद 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिश के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को साधारण शब्दों में बोलते हैं, उसको आरक्षण दिया गया। अब उस आरक्षण में जब मंडल कमीशन ने यह बताया कि पूरे देश में 52% इस अन्य पिछड़ा वर्ग कम्युनिटी के लोगों की है। समस्या यह आई कि भारतीय जनसंख्या में पहले से ही 15% शेड्यूल कास्ट और 7.5% शेड्यूल ट्राइब, 22.5% जनसंख्या के लोगों की धीरे-धीरे आरक्षण की व्यवस्था कर गई। अब यदि 52% से और कर देंगे जनसंख्या के अनुपात में, तो बाकी लोगों के लिए बहुत कम रहेगा। तो जो बैठे बैठे गरीब खाने वाले थे, मलाई खाने वाले थे, उनको ये बात स्वीकार नहीं होती, क्योंकि वो क्या सुनिए जी, शेड्यूल जी जहाँ भी हो
अपने भी साथ पहुंचे जैसा के ज्ञान पर जोरदार के साथ अभिनंदन खड़े अभिनंदन करे किसान और बच्चन के हरे चौधरी राकेश जी के किसानों के आवाज राकेश जी के साथ प्रदेश से चौधरी राजा मीर युद्ध सृष्टि और समस्त का मीना का चौधरी बेटा पर आराम के साथ आगे दिया जाए राष्ट्रीय भारतीय किसान राजा युद्ध सृष्टि और किसानों के अपने वाले छोटे जामोदी महाराज बाबा समस्त भारतीय किसान यूनियन और उनके साथ सचिव राजा और समस्त का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बहुत बड़ा प्रोग्राम किसान